इंडिया अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के पीछे है। इंडिया के हवाले से हमने देखा कि हमारी यहाँ से जवाब जो है पहले भी सख्ती जाता था, लेकिन अब ज़रा आवाज़ मजीद बुलंद हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बार बार बयानात देख रहे हैं, लेकिन बराबर में राना साहब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी चल रहा है कि लोग जाते हैं और फिर 3 मुलाकातें तो हो चुकी हैं, 1-2 आपके पार्टी के लोग भी थे, एक मुलाकात में तो थे जिसके बारे में मुझे पता है। तो ये कोई ऑफिशियल सैंक्शन से हो रहा है आपके ख्याल में? आज खुद तो नहीं होता, वो तो हमें पता है ना, ऐसी बातें खुद तो नहीं होती। वो फिर ऑफिशियल सैंक्शन तो आप उसी वक्त कह सकते हैं ना जब ऑन ऑन रिकॉर्ड हो या ऑन दी पेपर। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कोई बातचीत है कि ठीक है सियासी जमातों को? पर ये चीज़ें जो है ना, ये मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, ये हर वक्त ही इसे आप वो क्या इसको बैक डिप्लोमेसी जी, बैकडोर डिप्लोमेसी है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये चलती रहती है, अभी भी चल रही है, यकीनन कभी भी रुकी नहीं है। कभी भी रुकी नहीं है, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से और इस बाज़ औक़ात इसके अच्छे नताइज भी निकलते हैं, नताइज भी निकलते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसी ट्रैक 2 कहें या ऐसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहें, इससे ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर लिए थे कि अगर उनको उस वक्त ना रोका जाता और उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारे और वो यानी वो जो कुछ भी उस वक्त हुआ, अब उसको अब किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो ना किया जाता तो शायद ये ख़ित्ता जो है ये दायमी अमन से हमकिनार हो जाता। वो तो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियां बना रहे थे। यही बात है, ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है। वक्त ज़ाया किया, उस वक्त ये हो जाता और ये ख़ित्ता अमन से हमकिनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। तो अब इसकी गुंजाइश कम हो गई है आपके ख्याल में? ना होने के बराबर है? इन मारूजी हालात के पेश नज़र जंग हुई, उनकी तरफ से जो हरकत तकनात हो रही हैं, पाकिस्तान के घेरा डालने को, इसको आप किस तरह से वैल्यू करेंगे कि मार्का हक के बाद हिंदुस्तान को जो हजीमत उठानी पड़ी है वो अब उसे बोले नहीं बोलती, लेकिन वो कामयाबी भी ज़रूरी थी। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो जाहिर है जब जंग इम्पोज कर दी जाती वो होना भी जो है वो ज़रूरी था। लेकिन अब मार्का हक के बाद अब वो कन्वेंशनल वार आपसे नहीं करेगा, न्यूक्लियर का वार का वैसे कोई जवाब ही नहीं बनता, अब वो यही करेगा और वो ये कर रहा है। और इसके लिए वो आज़ाद कश्मीर की तरफ भी उसने अपना पूरा जो है वो फंड्स का और हद पूरी उसकी कोशिश जारी है, बलूचिस्तान में भी जो है वो जारी है और KPK में भी। तो इसका जो मैं समझता हूँ कि हमें मुल्क के अंदर जो जिस तरह से आपने बात की है कि हमें अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करना चाहिए, अपने इंटरनल इश्यूज़ को भी बेहतर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी तहैया करना चाहिए कि ये मुकाबला हमने करना है। ये जब तक इंडिया है या जब तक इंडिया दोबारा इस बात से पीछे हट के जो है वो एक जो है वो कंप्रोमाइज़ और सुलह के तरफ नहीं आता, तो उस वक्त तक हमें इसको फेस करना है। लॉबी करें, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को साथ लें, यूनाइटेड नेशंस में जाके इसके खिलाफ लॉबी करें कि इनफ इज इनफ, हम इस टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत का देख लें स्टाइल क्या है, अपना घर जल रहा हो लेकिन वो आपकी तरफ सारा गोदी मीडिया आपके ऊपर लगा देते हैं, वो सारी लॉबी आपके खिलाफ करते हैं ताकि अवाम मणिपुर को जलता हुआ ना देखें, उनकी तवज्जो कश्मीर पे हो, बलूचिस्तान पे। आपको 2 काम करने होंगे। मुज़ाकरात आपने किए थे उनके साथ, ये जो कश्मीरी भाईजान है इनके साथ आपने किए थे मुज़ाकरात, इनको आपने 3 रुपए का यूनिट दिया, आटा दिया, रोटियां पका के दी,
उन्होंने 3 रुपए यूनिट के बजाय 80% चोरी की आपकी बिजली। अब वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं हमें रोटी नहीं चाहिए, पराठे लेकर आओ। तो नेगोशिएशन तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट। अब छितर का टाइम आ चुका है चीमा साहब, इनके ऊपर छितर लगाएं और सारे अपने मीडिया को, दूसरे लोगों को, भारत और मणिपुर। आप कितने प्रोग्राम इस वक्त हो रहे हैं चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान के हवाले से? नन। उन्होंने सुतलज मूवी के ऊपर आपके कितने प्रोग्राम हो रहे हैं? नन। मणिपुर जल रहा है आपके अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोग्राम है? नन। उधर आपके ऊपर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। देखे ना, वो अपनी खराबी को छुपाने के लिए आप पर तवज्जो देते हैं, अवाम की तवज्जो आपकी तरफ करते हैं। आप भी कुछ सीखेंगे। दूसरा, मेरे एक भाईजान ने वहां से कहा था, हमने वहां से एसेट रखे हुए हैं, उन एसेट्स को आप एक्टिवेट करें। ये ओपन चैलेंज था कि उनके एसेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। लर्न करें इन चीजों से, क्योंकि दोनों, अब देखें, इजराइल और भारत की, अब वो माँ बाप बन गए। एक बाप कहता है, एक कहता हूं मैं माँ। इनसे लर्न करें, इनसे लर्न करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था, वी आर हार्ड स्टेट। हार्ड हो जाओ हूं खुदा दा नाज। टाइम हैज कम अप कि यू हैव टू शो इट कि यू आर हार्ड स्टेट। और हार्ड स्टेट के अंदर इस तरह की ये इस तरह के लतीफे नहीं होते चीमा साहब। इन लोगों को, आवारा लोगों को बहनोई नहीं बनाते आप। यहां सारा दिन बैठ के 5th जनरेशन वार करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की प्रॉक्सी बन चुके हो, शर्म करो कुछ। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत भारत से ही लर्न करें कि वो क्या करता है। वो किस तरीके से 3 करोड़ मुसलमान हैं यूपी के अंदर, कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी मस्जिदें शहीद हो रही हैं। उन आई लव मोहम्मद का नहीं साइन लगा सकते। इस तरीके से कानून, और आप कहते हैं नहीं। 3 करोड़ मुसलमान है यूपी के अंदर, और कैदी है, खबर बाहर निकलती उनकी। आपको भी चाहिए अपनी खबरें आप छुपाने के लिए उनकी खबरें ज्यादा शो करें इसके ऊपर। आपने दिलजीत दोसांझ के ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं किया? उसने उसे खुद खुल के कहा, उसने कहा मैं पाकिस्तान आ जाऊं तो मुझे तो जिंदा ही नहीं छोड़ेगा कोई बंदा, मैं वापस किस तरह आऊंगा इंडिया में। ये एक इंटरनेशनल स्टार है। सुतलज मूवी देख लें आप, माइनॉरिटीज की अगर देखनी सूरत हाल तो देखें जरा, लेकिन किस खूबसूरती के साथ। कहते हैं उन्होंने बंद कर दिया मूवी। बड़ा वो पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर वो लोग घरों में देख रहे हैं और गुरुद्वारों में लगा लगा के देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी स्टोरी थी। 25,000 बच्चा मारा गया था, 25,000 वहां पे सिखों। नहरें सुर्ख हो गई थी चीमा साहब, ये हालत। और ये दुनिया का कहते हैं ये विश्व गुरु है। और ये मैं अफसोस के साथ कहूंगा, दिस इज नॉट द सनातन धर्म, दिस इज नॉट हिंदुइज्म। दुनिया का कोई भी मजहब चीमा साहब अगर ये है तो मैं कहता हूं तुम्हें नए मजहब की जरूरत है, चाहे कोई भी। मैं तो वायलेंस के खिलाफ हूं। हर बच्चा दुनिया के अंदर एक वैल्यूएबल बच्चा है अपनी माँ के। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तान का मीडिया भारत के बारे में बातें कर रहा है। उसमें से दोस्तों 2 क्लिप है। एक क्लिप में जो ये बात कर रहा है जिसका नाम राणा है, वो उस वक्त की है जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान गए हुए थे नवाज शरीफ की पोती की बर्थडे पार्टी में। उस वक्त की ये बात कर रहा है कि जब मोदी जी पाकिस्तान आए हुए थे तब हमने उन्हें मोदी का यार गद्दार है इस तरह के नारे लगाए। वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर हम उस वक्त मोदी जी या फिर भारत को धोखा नहीं देते तो आज हमें IMF के सामने हाथ नहीं गिड़गिड़ाने पड़ते, या फिर हम इस वक्त G20 में भी शामिल होते। इस तरह की बातें जो पहली क्लिप में राणा साहब कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो दूसरी क्लिप है उसमें कमर चीमा और साजिद तरार, जो कि दोनों पाकिस्तान के
जर्नलिस्ट है। दोस्तों, एक जो तरार है वो बैठा हुआ रहता है अमेरिका में, और ये जो दूसरा है कमर चीमा वो बैठा हुआ रहता है लंदन में। तो दोस्तों, दोनों ही पाकिस्तान से बाहर रहकर भारत की तरफ अपनी निगाहें गाड़ के बैठे रहते हैं। तो उसमें तरार तो ये कह रहा है कि भारत एक टेररिस्ट कंट्री है, ये सब अमेरिका को जाके बताए, वहाँ पर एहतजाज करे, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। मगर ये सबसे पहले इन्हें अपने गिरबान में झांक के देखना होगा कि सच्चाई में टेररिस्ट है कौन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।